पर्यावरण, विज्ञान और तकनीक के मुद्दे देखने वाली संसदीय समिति ने कहा है कि गाड़ियों में स्वच्छ ईंधन या जीरो एमिशन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से दी जाने वाली सब्सिडी को सिर्फ जीरो एमिशन वाली गाड़ियों तक ही सीमित रखा जाना चाहिए। इस सुझाव को सरकार अगर मानती है तो हाइब्रिड गाड़ियों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म हो सकती है। सर, खत्म हो रहा है, फिर सब्सिडी का दौर कम से कम इस तरफ सोचना शुरू कर दिया गया है? ये सिफारिश महत्वपूर्ण है और इसका असर हमें दिखाई देगा। सब्सिडी का दौर लगभग खत्म हो चुका है। अगर आप जीएसटी का जो संशोधित ढांचा आया था, जो अक्टूबर में लागू हुआ था, उसमें अगर ईवी और हाइब्रिड कारों की स्थिति देखें तो जो भी रियायत है ईवी पर, जो कंसेशनल जीएसटी है 5% का, वो प्योर ईवी पर है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इलेक्ट्रिक चार्जिंग से चलते हैं। हाइब्रिड कारों को कोई केंद्रीय स्तर पर जीएसटी में रियायत नहीं मिलती। जो रियायतें हैं भी वो राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर हाइब्रिड की सेल्स बढ़ाने के लिए दे रखी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश या बाकी राज्यों में कहीं रियायतें मिलती हैं। तो हाइब्रिड वैसे भी उन रियायतों का हिस्सा नहीं थे। अब यहां दुविधा और बहस जो बाजार के भीतर है वो ये है कि क्या ईवी ही आगे बढ़ेंगे, और अगर ईवी को आगे बढ़ाना है तो उसका चार्जिंग का बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं है। हाइब्रिड पूरी तरह से प्रदूषण कम नहीं करते, लेकिन सीमित तौर पर प्रदूषण कम करते हैं, और हाइब्रिड को सीमित चार्जिंग नेटवर्क के साथ भी चलाया जा सकता है। संसदीय समिति का कहना है कि ईवी ही होने चाहिए, क्योंकि उनसे कोई प्रदूषण नहीं होता, हाइब्रिड से थोड़ा बहुत प्रदूषण होता, तो उनको किसी तरीके के प्रोत्साहन की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया भी इस हिसाब से बटी हुई है। दुनिया के कई देश हाइब्रिड को तरजीह दे रहे हैं और कई देशों में प्योर ईवी को प्राथमिकता पर रखा जा रहा है। भारत में सब्सिडी अब तो उस तरीके की बची नहीं, पहले सब्सिडी दी जाती थी। लेकिन हाँ, संसदीय समिति ने जो इशारा किया है, अगर सरकार इस रिपोर्ट को मान लेती है, सिफारिशें संसदीय समितियां बहुत करती हैं, सरकारें नहीं मानती, मान लेती हैं, तो फिर हाइब्रिड को लेकर जो रियायतें राज्यों ने दे रखी हैं उनके विड्रॉ होने की संभावना बन जाएगी, क्योंकि कई सारे राज्य अपने आप ही हाइब्रिड कारों को बेचने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। और अगर ये पॉलिसी के तौर पर डिसाइड हो गया तो फिर जिन राज्यों में रियायतें हैं उन्हें ख़त्म किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप हाइब्रिड कार लेना चाहते हैं तो इस उल्टी गिनती को ध्यान से सुनिए, और हाइब्रिड कार में अगर आपके राज्य में रियायत मिल रही है तो उसे ले लीजिए, क्योंकि संकेत तो यही है कि वो रियायत भी राज्य सरकारें वापस लेंगी। इस साल गोल्ड की कीमतों में आई तेजी अगले साल भी बनी रह सकती है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी का मानना है कि 2026 के दौरान गोल्ड का भाव $6,000 को छू सकता है। भारतीय करेंसी में अगर आप कहें तो 1,90,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का भाव हो सकता है। रुपए की गिरावट अलग। उन्होंने कहा है कि गोल्ड में तेजी के संकेत बहुत मजबूत हैं। सर, तेजी के पीछे कुछ छिपे हुए कारण भी हैं क्या, जो उन्होंने बताए हैं? WGC का आउटलुक आज चौंकाने वाला था, और WGC के साथ कुछ और भी संस्थाएं जैसे गोल्डमैन सैक्स, बोफा, जेपी मोर्गन, इन्होंने भी, खासतौर से जेपी मोर्गन और बोफा ने भी $6,000 प्रति औंस तक के टारगेट दिए। WGC का कहना था कि अगर बुल साइड रन बनता है तो 5,500 से 6,000 के लेवल पर जा सकता है, और अगर नीति में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है तो निचले स्तर पर $4,000, $3,800 से $3,990 के आसपास की तक गिरावट हो सकती है। रेंज समझना जरूरी है जो WGC की तरफ से संकेतों में दी गई है। लेकिन जो प्राइवेट बैंक हैं वो ये मान रहे हैं कि बड़ी कॉल है। तो कुछ तो फंडामेंटल कारण है जो हम आपको बताते रहते हैं गोल्ड की तेजी के साथ, वो अपनी जगह मुतमईन है, लेकिन उनमें और जो स्ट्रक्चरल कारण है उनमें अब फर्क आ रहा है, और वो समझना आपके लिए जरूरी है। सोने में ये जो $6,000 तक के आकलन आ रहे हैं, ये सिर्फ इस आधार पर नहीं आ रहे हैं कि केंद्रीय बैंक खरीद कर रहे हैं। केंद्रीय बैंकों की खरीद पिछले साल की तुलना में थोड़ी कम है, क्योंकि सोना महंगा भी हुआ है, हालांकि खरीद मजबूत है और बनी हुई है। ये इसलिए भी नहीं आ रहे हैं कि डॉलर की कमजोरी है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम सोने को हेज माना जा रहा है। दो बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हुए हैं, और जिस वजह से सोना अब निवेश की 100% मुख्यधारा में आ गया। उस मुख्यधारा में जहां बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर सोने का इस्तेमाल कई तरह से कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण तथ्य समझना जरूरी है कि सोना अब बड़े इन्वेस्टर्स के लिए एक किस्म का माइक्रो हेज बन चुका है। कुछ ऐसा समझें जैसे कि आप एक कार में ट्रैवल करते हैं तो उस कार में जो सीट बेल्ट है वो आपका सोना है, और चांदी उसकी का हाई टर्बो इंजन है। तो अब जो स्ट्रेटेजी ग्लोबल मार्केट्स में और बड़े फंड मैनेजर्स प्ले कर रहे हैं उसमें सोने के साथ वो अपनी मैक्रो रिस्क को हेज करते हैं, क्योंकि उसके पीछे मॉनेटरी रीजन है, फंडामेंटल रीजन है, सेंट्रल बैंक्स की खरीद है, डॉलर की कमजोरी है, और दुनिया में मौद्रिक व्यवस्था को लेकर बनती चुनौतियां हैं। बिटकॉइन में कमजोरी और गिरावट है जिसका फायदा सोने को मिल रहा है, और दूसरी तरफ चांदी का इस्तेमाल अपने आप को
अच्छे अल्फा लेने के लिए करते हैं, इसलिए चांदी को अगर आप चार्ट पे देखें तो किसी हाई बीटा स्टॉक जैसी दिखती। दूसरी जो दिलचस्प वजह आज मुझे पता चली, जिस पर मैं समझने की कोशिश कर रहा था, कि पिछले 8 महीने के भीतर दुनिया में जो टोकेनाइज्ड गोल्ड थे उनका बाजार करीब 1.4 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। तो पीए, एक्सजी और एक्सक्यूटी जो असली बुलियन से जुड़े हुए टोकनाइज्ड गोल्ड ऑप्शंस हैं, जिनके पीछे स्विट्जरलैंड के वॉल्ट्स में रखा हुआ सोना है, उनमें करीब 1.4 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है और ये एशिया के देशों से बढ़ रहा है। यानी इन्वेस्टर अब फिजिकल गोल्ड से ईटीएफ और ईटीएफ के बाद टोकेनाइज्ड गोल्ड तक पहुंच गया है और वो टोकेनाइज्ड गोल्ड की नई डिमांड है जो आने वाले दिनों में आपको सोने को और ज़्यादा ताकत देती दिखाई देगी। इसके अलावा ईटीएफ तो है ही, ईटीएफ में रिकॉर्ड निवेश पूरी दुनिया में और भारत में हो रहा है। तो गोल्डमैन सैक्स और बोफा के आकलन फिजिकल गोल्ड की मांग पर कतई आधारित नहीं है। बैंकों की, केंद्रीय बैंकों की मांग रहेगी, बनी रहेगी, टूटेगी नहीं, लेकिन उतनी बड़ी तेजी जो हमने 2022-23 में देखी थी नहीं दिखाई दी। सोना अब स्वरूप ही बदल चुका है और उसके साथ चांदी मिलकर एक डिफरेंट तरीके का कॉम्बिनेशन बन रहा है पोर्टफोलियोज में, वो प्ले आउट कर रहा है और चांदी में तो तेजी का रुख बना ही हुआ। हम आपको विस्तार से इसके बारे में बताते रहे। सर, एक दूसरा सवाल और था, बाजार पर इसके असर को अगर समझें तो आपको क्या लगता है बाजार पर किस तरह के असर पड़ सकते हैं? सोना अगर लंबे समय के लिए बुलिश ट्रेंड लेकर खड़ा है, जिसके के संकेत मिल रहे हैं, और डिजिटाइजेशन के डिजिटल गोल्ड में, टोकेनाइजेशन में सोने को अगर महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, जो कि स्वाभाविक सी बात है, तो हमें आने वाले दिनों में पोर्टफोलियोज में बड़ी रिस्ट्रक्चरिंग होती दिखाई देगी। दोनों तरह से स्पेकुलेटिव बेट्स भी होंगी और ग्रोथ के लिए और सिक्योर्ड बेट भी दिखाई देंगी। शेयर बाजारों में अगर उतार चढ़ाव ज़्यादा रहा तो एक हिस्सा सोने में बुल रन को सपोर्ट करने के लिए आगे जाता दिखाई देगा और आंकड़े हमें वो दिख भी रहे हैं कि 4200-4300 डॉलर के आसपास सोना है। चूंकि डॉलर में कमजोरी बनी रहनी है, रुपए में कमजोरी बनी रहनी है, दो प्रमुख मुद्राएं तो कमजोर हैं, तीसरी मुद्रा जो पाउंड है उसमें भी कमजोरी रहेगी। आज बैंक ऑफ इंग्लैंड ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कमी की, जिस पर हम आगे बात करेंगे। तो करेंसी का पूरा इन्वायरमेंट, ग्लोबल करेंसीज का इन्वायरमेंट डिवैल्यूएशन की तरफ जा रहा है। बिटकॉइन एक बड़ा रिस्की लेकिन बहुत आकर्षक एसेट क्लास था जो सोने से फोकस को थोड़ा डाइवर्ट करके डिजिटल गोल्ड की तरफ ले जाता था। बिटकॉइन ने पिछले 3-4 महीनों में किस्म का विंटर चल रहा है, 86,000-87,000 डॉलर के आसपास फंसा हुआ, 90,000 भी क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए जो लिक्विड फंड है, ये जो लिक्विड मनी है जो बॉन्ड से निकल रही है, जो स्टॉक मार्केट से निकल रही है, उसके लिए गोल्ड और सिल्वर पार्किंग का बड़ा आधार बन रहे हैं। ये हमें, अगर हम सारे आंकड़े एक साथ समझने की कोशिश करें तो ऐसा दिखता है।